जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में द हिंदू में छपे लेख द इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमी इन द क्रॉसहेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। ऑफ लेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन ए फोकल पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। ऑफ लेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन ए फोकल पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। यानी सरकार और न्यायालय के बीच में इलेक्शन कमीशन को लेकर के एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी आगे देखें क्या मतभेद हुए हैं। दिस टाइम द क्लैश ऑफ ओपिनियंस इज ओवर इट्स अपॉइंटमेंट। यानी इस बार जो क्लैश हुआ है वो अपॉइंटमेंट को लेकर के दिक्कत हो गई है। सिंपल सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं 1989 तक, 1989 से पहले पहले एक सदस्यीय संगठन था वो, लेकिन 1988 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया था। हालांकि 1990 में इसको पुनः एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया था और फिर 1993 में इसको फिर से 3 सदस्यीय संस्था बनाया गया था, जो कि आज तक चल रहा है। अब जो 3 सदस्यीय संस्था है इनका नियुक्त अपॉइंटमेंट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक बरनवाल, सूरज बरनवाल शायद नाम है उस केस में, अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी इनके सदस्यों का चयन करेगी। उस कमेटी में 3 लोग होंगे और 3 लोगों में एक होंगे पीएम और एक होंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है, और तीसरा होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन तीनों की कमेटी मिल करके इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे। लेकिन अभी लोकसभा में, संसद में एक कानून पारित किया गया, बिल आया मतलब, जिसमें कहा गया कि अपॉइंटमेंट को लेकर के एक कमेटी का गठन होगा जिसमें 3 सदस्य होंगे, एक पीएम होंगे, एक लोकसभा के विपक्षी नेता होंगे, लेकिन तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे बल्कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको अपॉइंट करेंगे पीएम साहब। अब पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर ये दोनों सरकार के हिस्से हैं, पार्ट हैं, और इस बिल में ये भी कहा गया है कि बहुमत के आधार पर, यानी कि कम से कम 2/3 अगर बहुमत है तो उस निर्णय को मान्य माना जाएगा। अब ये पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर ये दोनों साथ में ही रहेंगे, ऐसी संभावना 100% दिखती है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्वतंत्रता है, जो स्वायत्तता है, जो निष्पक्षता है, वो बाधित हो सकती है, ऐसा आरोप लग रहा है। क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली चलती है, संसदीय प्रणाली यानी कि जिसको हम कह लें पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का सरल सा मतलब ये है कि जो विधायिका होती है यानी कि लेजिस्लेचर जो होता है, उसी के सदस्यों में से हमारा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो निकल कर आता है। अब लेजिस्लेचर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर को चयन करने की जिम्मेदारी अगर आ जाएगी एग्जीक्यूटिव के हाथों में, तो एग्जीक्यूटिव इनके ऊपर ऐसा कंट्रोल कायम कर सकते हैं जिससे कि ये लेजिस्लेचर यानी चुनाव की प्रक्रिया में सरकार का पक्ष लें, सरकार की बातों को माने और सरकार के हित में कार्य करें। तो इससे जो स्वायत्तता है वो खतरे में आने की संभावना है। दूसरा, भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में उनका जो नियुक्ति का प्रणाली होता है वो भी लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। अभी इसमें क्या है कि 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाएगा और एक सदस्य जो हैं वो अकेले पड़ जा रहे हैं। तो इसमें सुझाव के रूप में ये कहा जा सकता है कि जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसको 5 सदस्यीय या 7 सदस्यीय कमेटी बनाया जाए और इसमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाए। यानी सरकार और विपक्ष या जुडिशरी के कुछ लोग या कुछ बाहर के लोग एकाध हों ताकि इसमें संतुलन स्थापित हो सके। दूसरा उपाय ये हम कर सकते हैं कि जो विपक्ष हैं एक रोटेशनल वे में उनको अध्यक्षता सौंपी जाए। इस प्रकार से कुछ हम नियम निकाल सकते हैं ताकि एक संतुलन, एक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, इन सब की रक्षा हो सके। क्योंकि आर्टिकल 324 में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है
वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है इसके ऊपर, ये यहाँ पे लिखा है 324। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ए जजमेंट ऑन मार्च 2 मार्च directed the chief election commissioner and the election commissioners will be appointed by the president of India based on the advice of a committee made up of the prime minister, the leader of the opposition in the Lok Sabha, or the leader of the single largest opposition party, and the chief justice of India. This judgment of the constitution bench was a major step towards broad-basing the election commission of India and enhancing its constitutional status. Article 324 of the Constitution contains a provision for such a law to be enacted by Parliament. ये इन्होंने जो लेख लिखा यहाँ पे 2 लाइन लिखी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जब भी पार्लियामेंट चाहे तो इसमें कानून बना करके आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो ये बात को हटा दिया इस जजमेंट से लेखक साहब ने। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जजमेंट आल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट दिस वॉज ए unanimous judgment of a 5-judge bench. So far, the top officers of the Election Commission of India have been appointed by the President of India on the advice of the central government. However, the government of the day, in an unambiguous move, introduced a bill in the Rajya Sabha on 10th of August, which, if passed, will overturn the verdict. अगर ये पास हो जाता है तो न्यायालय के जो वर्डिक्ट आया था वो तो पलट ही जाएगा। द बिल सीक्स टू रिप्लेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, इस बिल में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके फ्रॉम द हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी, मीनिंग द कमेटी विल बी मेड अप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, ये मेंबर हैं, एंड ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी मेंबर होंगे। द गवर्नमेंट थ्रू दिस बिल हैज़ टेकन द सुप्रीम कोर्ट हेड ऑन, making it clear that it wants greater weightage in the appointments of the top election officials and thus a greater hold over the institution, ताकि वो इंस्टीट्यूशन पर कब्जा मतलब नियंत्रण स्थापित कर सकें। इसलिए सरकार का जो भार है उनके चयन में, अपॉइंटमेंट में सरकार की जो भार है वो बढ़ सके, ऐसा इस बिल में प्रावधान करने की बात है। एक्सपीरियंस एंड रिसर्च शो that incumbent governments, especially those with authoritarian streaks, do not usually do away with democratic institutions, but instead relentlessly work towards making them pliant. The institutional structures remain but are drained of their substance, and in this case one is dealing with a matter of electoral winnability and a consolidation of state power. An issue that has seen much debate. The procedure of appointments of this Chief Election Commissioner and the election commissioners has seen much debate in policy and political circles ever since the Constituent Assembly debates, and much has been written about it. A suggestion during the Constituent Assembly debates was that the appointment of Chief Election Commissioner should be subject to confirmation by 2/3 majority in a joint session of both houses of Parliament. Constituent Assembly debates June 15, 1949. इसमें कह रहा है, सजेशन एक सुझाव दिया गया था, बड़ा अच्छा सुझाव लग रहा है कि ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, संविधान सभा के जो बहस होती थी, डिबेट्स होते थे, चर्चा परिचर्चा होती थी, उसमें एक सजेशन दिया गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन शुड बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय 2/3 मेजोरिटी इन ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का जॉइंट सेशन बुलाएं। आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन की बात कही गई है, तो जॉइंट सेशन को बुलाया जाए और उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ में
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सुझाव था। हाउ एवर पार्लियामेंट वॉज इंस्ट्रस्टेड विद द चार्ज ऑफ मेकिंग अप्रोप्रिएट लॉज ऑन दिस मैटर। हालांकि पार्लियामेंट को ये चार्ज दिया गया, ये अधिकार दिया गया कि वो इसके संबंध में अप्रोप्रिएट लॉ बनाए। द वी.एम. तारकुंडे कमेटी अपॉइंटेड बाई जयप्रकाश नारायण in 1975, the Dinesh Goswami Committee on Electoral Reform set up by then Prime Minister V.P. Singh in the 1990s, and the Second Administrative Reform Commission in its fourth report in 2009, among others, made recommendations that the appointments of members of Election Commission of India should be more broad-based through a collegium than leaving this solely to the government on whose advice the president made these appointments. तो कोलेजियम का जो है कुछ लोगों ने सलाह दिया है, जैसे कि वी.एम. तारकुंडे कमेटी, जो कि जयप्रकाश नारायण ने 1975 में गठित किया था कि चुनाव में सुधार से संबंधित क्या हो सकते हैं प्रावधान। तो ये हुआ कि कोलेजियम निर्णय करें कि किसको, और then leaving this solely to the government on whose advice the president made these appointments. तो कोलेजियम निर्णय करे कि किसको बनना चाहिए, वो नाम प्रेषित करे तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर दें, ऐसा सिस्टम बताया गया। In 2006, a suggestion was made by a former chief election commission B.B. Tandon to the former president of India APJ Abdul Kalam, when both were in office, that a 7-member committee headed by the Prime Minister should choose the Chief Election Commission and the other election commissioners. The committee should be include the Lok Sabha Speaker, the leader of the opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the Law Minister, the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha, and a Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India. फिर से बड़ा बढ़िया सजेशन लग रहा है। इन 2006 उस समय के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीबी टंडन और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, जब दोनों लोग कार्यालय में थे, तो उन्होंने सलाह दिया कि 7-मेंबर कमेटी, 7 सदस्यीय समिति जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करें, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव करें। और उसमें कौन कौन हो? लोकसभा के स्पीकर हों, लोकसभा में विपक्ष के नेता हों और राज्यसभा के विपक्ष के नेता दोनों हों। द लॉ मिनिस्टर, द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा के उपसभापति हों। लोकसभा के सभापति हों, राज्यसभा के सभापति नहीं, राज्यसभा के उपसभापति हों। एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो जिसको नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके थ्रू चयन होना चाहिए। द भारतीय जनता पार्टी हैड सपोर्टेड सच ए सजेशन एंड आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव कोलेजियम which included the CJI to appoint the apex electoral officials. BJP General Secretary Arun Jaitley, in a press release on the CPIM's suggested electoral reforms in 2006, had said any monitoring of election commission of government or their nominee will be destructive of the independence of election commission. In 2012, senior leader of the BJP and former Deputy Prime Minister L.K. Advani reiterated the argument that such a collegium should be formed with the Prime Minister as its chairman, with the CJI, the Minister of Law and Justice, and the leaders of the opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha as its members. 2012 में बीजेपी के सीनियर नेता और भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी जी ने भी कहा था
कि एक कोलेजियम बने, यानी कि चुनाव करने वाला एक संगठन बने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हूँ चेयरपर्सन, CJI हूँ 2, और विधि और न्याय मंत्री हूँ, या विधि मंत्री हम कह लें 3, तीसरे हो गए। लोकसभा के अपोजिशन के लीडर 4, राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर 5। ये 5 लोग हों। कौन कौन? PM, दूसरा लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के अपोजिशन के लीडर, यानी कि 3 हो गई है। फिर एक लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हूँ, फिर एक हूँ CJI। तो वो उनसे निर्मित जो कोलेजियम है वो इसका चयन करें। He argued that the prevalent system whereby members to the Election Commission of India are appointed by the President solely on the advice of the Prime Minister does not inspire confidence among the people. Interestingly, all these high-level committees, experienced officers, and even the BJP leadership saw the importance of this and recommended that the CJI or a judge appointed by him or her should be a part of this committee. Never was suggestion made that a union cabinet minister should be bestowed with this membership, and that too by replacing the CJI. In asking for reform in the appointment, the idea was to raise the Election Commission of India a few notches higher on the free and fair bar and pave the way for expunging biases and attachments to the ruling party. The effort was to curb it from becoming a committed partisan and an incumbent friendly entity. Through the current bill, the government under the BJP is attempting to push the Election Commission of India towards further governmental control, strengthening the perception about a democratic weakening. तो ये लोकतांत्रिक कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण उस पर बढ़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स के चुनाव में. Suggestions for reforms in the appointment procedure of the Election Commission of India came from opposition parties, wherein the BJP was one of the most vocal parties, mainly during the Congress regime. It was felt, and rightfully so, that ruling parties have a structural advantages over institutions, making them susceptible to manipulation and biases. It was felt that having a more representative selection committee would make election fairer by reducing the hold of the incumbent parties on the Election Commission of India. However, during the previous National Democratic Alliance NDA regimes, the BJP leadership did not move on its own clearly articulated suggestions. Through the new bill, it has reversed its own position, which it had been voluble about while in the opposition. Held in high regard, the Election Commission of India has been held to be a reliable, responsible and trustworthy institution by the people of India. यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, एक बहुत ही रिलायबल यानी विश्वसनीय संस्था है, जिम्मेदारी पूर्वक संस्था है. इसके ऊपर विश्वास करने योग्य संस्था होना चाहिए.
हैंडलिंग इलेक्शंस दैट इन्वॉल्व अबाउट 900 मिलियन वोटर्स 2019 इलेक्शन डेटा, यानी कि 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़ और 900 मिलियन मीन्स 90 करोड़, कि 90 करोड़ वोटर थे 2019 इलेक्शन में, 90 करोड़ वोटर थे। थ्रू ए मशीनरी ऑफ 11 मिलियन पर्सनल, और जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख लोग कार्यरत थे इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन करवाने में। इन ए सेटिंग ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप एंड inequalities is a remarkable feat. However, going soft on the ruling party or its ideology, as the perception is, whether this has to do with election schedules, electoral speeches, alleged hateful propaganda, electoral rolls, or other kinds of malpractices, is eroding not only its own autonomy but also people's trust. Nevertheless, the point remains that the present regime still sees the Election Commission of India as an institution with autonomy. मतलब कह रहा है कि क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर बायस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगी, तो वो रूलिंग पार्टी के आइडियोलॉजी, उसके जो परसेप्शन है उसको प्रचारित कर सकती है, या उसके किसी किसी आइडियोलॉजी का जो शायद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसका उल्लंघन करती हो, लेकिन वो उस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हो और वो उस एक्ट का उल्लंघन ना माने और रूलिंग पार्टी को पनिश ना करे। और इलेक्शन शेड्यूल जो है वो निर्धारित करे रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग। इलेक्टोरल स्पीच जो है, हेटफुल प्रोपेगेंडा, इलेक्टोरल रोल्स और अदर प्रकार के जो माल प्रैक्टिस हैं, दुर्भावनापूर्ण अभ्यास हम कह लें, वो हो सकता है ACI इंस्टीट्यूशन में, जिससे कि उसकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। एंड दिस ऑटोनॉमी डज नॉट जेल विद इट्स गोल्स। इट वुड इंस्टेड लाइक ए फर्मर ग्रिप ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू स्टैट्यूटरी मीन्स। थोड़ा सा निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में अध्ययन करें तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और ये एक अखिल भारतीय संस्था है। ऐसे राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है जो 73वें 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992-93 के तहत लाई गई थी, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की भी व्यवस्था है। संरचना में बात करें तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्तों से मिलकर के बना होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और मान लीजिए जब अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो उसमें जो क्या कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो अध्यक्ष की भूमिका में रहता है और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी। मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो कि 1989 से प्रभावी हुआ था के तहत दो चीज़ मुख्य रूप से चेंज की गई। एक, मत देने की आयु 11 से 18 वर्ष कर दी गई और दूसरा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था कर दी गई, यानी कि अब 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बन चुका था। 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई थी, लेकिन फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं, सेवा शर्तें, वो क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होंगी। उसके वेतन भत्ते, दूसरे अनुलाभ भी एक समान मिलेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग
बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। ये रहे, आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र रहे, इसके लिए हमारे संविधान में 3 प्रावधान मुख्य रूप से किया गया है। एक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, उन्हें दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। दूसरा, यानी पदावधि की सुरक्षा है, कार्यकाल की सुरक्षा है। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाली सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उपलब्ध नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता है ना, दोष क्या क्या है कि अर्हता नहीं निश्चित है संविधान में, पदावधि क्या है निश्चित नहीं है। हालांकि एक कानून है उसके थ्रू निश्चित हो गया है कि 6 वर्ष तक, मतलब 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 साल तक का कार्यकाल होगा, जो भी पहले हो जाए। अनूप बरनवाल मामला 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने वही कहा था जो हमने डिस्कशन किया है। फिर शक्ति और कार्य में देखें तो प्रशासनिक शक्ति है, सलाहकारी शक्ति है, अर्ध न्यायिक शक्ति है। जैसे संसद के परिसीमन के लिए कार्य करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान मंडल जो है, इन सब के चुनाव करवाते हैं। चुनाव आचार संहिता को लागू करते हैं, निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी तैयार करते हैं, नामांकन पत्र का परीक्षण करते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं, चुनाव चिन्ह देते हैं। ये सारे बहुत सारे कार्य हैं। तो ये हो गया चुनाव निर्वाचन आयोग के बारे में। अब कुछ जो मेंस में प्रश्न आए हैं यूपीएससी मेंस में, उसको का 2 प्रश्न का अध्ययन करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम्स के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद। ये प्रश्न है 2018 का है यूपीएससी। तो उस समय जो विवाद हुए रहे होंगे के आलोक में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में भारत में चुनाव की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। 150 शब्द का ये क्वेश्चन था, 10 अंक का। तो इलेक्शन कमीशन मतलब ईवीएम से संबंधित जो विवाद हुआ था उससे संबंधित प्रश्न आया था कि ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी जो विवाद हैं उसके आलोक में चुनावों की विश्वास्यता, जो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस है, उसमें सुधार करने के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौती आ रही है। तो चलिए, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, ठीक बात है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें संघीय व राज्य सरकारों का गठन पूर्ण रूप से लोकसभा व विधानसभा के चुनावों के आधार पर होता है, ठीक बात। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें संघीय व राज्य सरकारों का गठन पूर्ण रूप से लोकसभा व विधानसभा के चुनावों के आधार पर होता है। तो भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें संघीय व राज्य सरकारों का गठन पूर्ण रूप से लोकसभा व विधानसभा के चुनावों के आधार पर होता है। अतः चुनाव हमारे देश में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और 1999 के लोकसभा चुनावों से मतदान के लिए
ईवीएम का प्रयोग किया जाता रहा है। 1999 के लोकसभा चुनावों से मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता रहा है और चुनाव प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन आयोग करता है भारत में, तथा वर्तमान में भारत में लगभग सभी चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही संचालित किए जाते रहे हैं। भारत में 2019 में करीब करीब 90 करोड़ वोटर थे और उस समय 1 करोड़ 10 लाख कर्मचारी जो हैं काम पे लगे हुए थे, चुनाव वाले कर्मचारी काम पे लगे थे। तो एक बहुत बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का। ईवीएम की कार्यप्रणाली भारत में लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है, परंतु 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पश्चात ईवीएम को हैक कर 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पश्चात ईवीएम को हैक कर चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जाने लगे तथा निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी इस दौर में गंभीर प्रश्न उठे। अप्रैल 2017 में मध्य प्रदेश के भिंड में उपचुनाव के समय, नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के मेरठ उपचुनाव के समय तथा दिसंबर 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के समय ईवीएम में गड़बड़ी के मामले सामने आए। तो बड़ा जो मामला हम देख सकते हैं 2017 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव था उसमें ऐसा आरोप लगा कि ईवीएम को हैक किया गया है और सरकार को मतलब सत्ताधारी दल को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए थे उस टाइम पर। ईवीएम संबंधी इन विवादों के पश्चात आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपनी निष्पक्षता सिद्ध करने की है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाए जाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, परंतु इसकी तकनीकी समस्याएं दूर करना तथा वीवीपैट युक्त मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी आवश्यक है। भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, परंतु हाल ही में बोत्सवाना के चुनावों में भारत से ईवीएम मंगाए जाने पर वहां की विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद अपनी व भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना भी आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती है। तो ये प्रश्न आया था 2018 में। एक प्रश्न आया था 250 शब्दों में लिखने के लिए। भारत एवं यूएसए दो विशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज। एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। ये प्रश्न आया था 2018 में। तो भारत जहां विश्व का सबसे बड़ा, वहीं अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है ना। भारत जहां विश्व का सबसे बड़ा, वहीं अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। इन दोनों ही राष्ट्रों ने उपनिवेशवादी ताकतों से लड़कर अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की तथा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे सिद्धांतों के प्रसार पर बल दिया। यद्यपि दोनों ही देश एक दूसरे से भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से कई स्तरों पर अलग हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधारभूत सिद्धांत व्यापक समानताएं परिलक्षित करते हैं। हालांकि दोनों देशों की राजनीतिक प्रणालियों में कुछ भिन्नताएं भी हैं। भारत व अमेरिका दोनों सैद्धांतिक रूप से एक सशक्त व स्थिर संविधान में, है ना, भारत व अमेरिका दोनों सैद्धांतिक रूप से एक सशक्त व स्थिर संविधान में वर्णित प्रावधानों की परिसीमा में व्यवस्था के सभी अंगों का संचालन व प्रबंधन करते हैं। भारत व अमेरिका के संविधानों की प्रस्तावना वी द पीपल से प्रारंभ होती है, जिसका अर्थ है कि संप्रभुता राष्ट्र की जनता में निहित है। भारत एवं अमेरिका दोनों ही देशों ने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संप्रभुता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन,
संघीयता आदि भारत और अमेरिका के राजनीतिक तंत्र के प्रमुख सिद्धांत। फिर से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संप्रभुता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, संघीयता आदि भारत और अमेरिका के राजनीतिक तंत्र के प्रमुख सिद्धांत हैं। हालांकि भारतीय शासन प्रणाली का झुकाव एकात्मकता की ओर अधिक है, किंतु उसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था की तुलना में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। ये अंतर है कि वहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत के स्तर पर दोनों ही देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ समान दिखाई पड़ती हैं तथा दोनों ही व्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य अपने नागरिकों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। 2017 में एक देश एक चुनाव वाले टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था। 250 शब्दों में लिखना था आंसर को। प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। चर्चा कीजिए। इंग्लिश में, simultaneous election to the Lok Sabha and the state assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering, but it will reduce the government's accountability to the people. Discuss. हाल ही में विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराने की वकालत की है। इसके पीछे इन विशेषज्ञों ने यह तर्क दिया कि एक साथ चुनाव कराने से सरकार के बहुत से धन की बचत होगी। साथ ही लोकसभा और अलग अलग समय पर विभिन्न विधानसभाओं के चुनावों से बचे समय का उपयोग सरकारी मशीनरियों सहित राजनेताओं द्वारा विकास कार्यों में किया जा सकेगा। इसके अलावा धन भी बचेगा, जो बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं उनका समय बचेगा, कर्मचारी जो स्कूल से आते हैं, जो अस्पताल से आते हैं, उन सब का जो अतिरिक्त कार्य बढ़ जाता है उससे बचत होगी। और जो आदर्श आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो काफ़ी समय तक लगा रहता है। इसके वजह से इससे सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। और फ़ायदा क्या है कि सामाजिक ताना बाना जो है, सोशल हार्मोनी, वो बिगड़ जाता है। अगर एक देश एक चुनाव होगा एक टाइम पर, तो सामाजिक ताना बाना जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर बिगड़ जाता है, वो बचेगा। ये सब फायदे हैं इसके। वर्तमान व्यवस्था के तहत होने वाले चुनावों ने सरकार को जनता से जोड़ने का काम किया है। साथ ही इस व्यवस्था ने सरकारों को जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए मजबूर किया है। पिछले 65 वर्षों का लोकतांत्रिक इतिहास, या हम 75 कह लें, लोकतांत्रिक इतिहास बताता है कि नेता अक्सर चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे भूल जाते हैं और पुनः चुनाव आने पर ही उन्हें याद करते हैं। तो कह रहा है कि इसके एक देश एक चुनाव के क्या नुकसान हो सकते हैं कि एक बार चुनाव हो गया 5 साल, फिर तो फिर अब बार बार चुनाव अगर कहीं ना कहीं राज्य में पड़ा हुआ है तो उनकी जवाबदेहिता बनी रहती है। ये फ़ायदा है, जवाबदेहिता। तो और पुनः चुनाव आने पर ही उन्हें याद करते हैं। 5 वर्ष में एक बार होने वाले चुनाव इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जवाबदेही लोकतंत्र का सार है। जवाबदेही लोकतंत्र का सार है। यदि बार बार चुनाव नहीं होंगे तो जवाबदेहिता में कमी के साथ जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच संबंध अंतराल उत्पन्न होगा, जिससे लोकतंत्र की भी प्रवाहित धारा धीरे धीरे सूख जाएगी। लोकतंत्र की प्रवाहित धारा धीरे धीरे सूख जाएगी। 2017 में एक प्रश्न आया था चुनाव सुधार से संबंधित कि भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिए, प्रश्न ये, भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण हैं? 250 शब्दों का प्रश्न है।
To enhance the quality of democracy in India, the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful? चुनाव, अब इसका उत्तर, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक बात है, जिसका गठन देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए किया जाता है। 2016 में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित सुझाव निम्नलिखित थे। पहला, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए जघन्य अपराधियों को चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित किया जाए, क्योंकि कभी कभी विधि का उल्लंघन करने वाले ही विधि निर्माता बन जाते हैं तथा पुलिस संरक्षण में घूमते हैं, जिससे जनता में नकारात्मक संदेश जाता है। तो राजनीतिक अपराधीकरण, जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, उसको रोकने का प्रयास किया गया, उनको चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान किया गया। दूसरा, अगर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार शपथ पत्र में गलत सूचनाएं देता है तो अधिकतम दंड तथा जुर्माने का प्रावधान किया जाए। इससे गलत सूचना देने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी आएगी। दूसरा सुधार हो गया। तीसरा, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल तथा पेड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इससे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा उत्पन्न होती है। कई पश्चिमी लोकतंत्रों में ऐसे प्रतिबंध देखे जा सकते हैं। चौथा, चुनाव अभियान में स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित करने तथा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों तथा सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले भारी भरकम विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारी भरकम विज्ञापनों पर प्रतिबंध। पांचवा, चुनाव प्रचार में धार्मिक मुद्दों को न उठाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता धर्म के प्रति संवेदनशील है और ऐसे मुद्दे उसे निष्पक्ष मतदान से भटका देते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। छठा, किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी के आधार पर अभ्यर्थी की भागीदारी को रद्द किया जाए। फिर पार्टियों द्वारा चंदे का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाए तथा कर में राहत उन्हीं पार्टियों को दी जाए जो चुनाव लड़ें तथा विधानसभा अथवा संसद में सीट जीतें। निष्कर्ष है, चुनाव आयोग द्वारा प्रेषित सुझावों को लागू करके वित्त पोषण में पारदर्शिता, राजनीति में सांप्रदायिकता व अपराधीकरण को न केवल रोका जा सकता है, अपितु राजनीति में ऐसे लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाया जा सकता है जो वास्तव में जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वस्तुतः जनता का राजनीतिक व्यवस्था पर विश्वास ही वास्तविक लोकतंत्र की नींव है। ऐसे में उपर्युक्त सुधारों के माध्यम से वस्तुतः जनता का राजनीतिक व्यवस्था पर विश्वास ही वास्तविक लोकतंत्र की नींव है। ऐसे में उपर्युक्त सुधारों के माध्यम से इस विश्वास को और मजबूत किया जा सकता है और लोकतंत्र को अधिक सफल बनाया जा सकता है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। नमस्कार, जय हिंद।